गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कालांश में आपने समझ लिया होगा, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये अपन पिछले कालांश में समझ चुके हैं। तो अपना टॉपिक था लेसन नंबर 2 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति के मूल्यांकन में अपन चर्चा कर रहे थे सरल औसत लाभ वर्षों की क्रय विधि चल रही थी। पिछली कालांश में आपने सरल औसत लाभ वाला टॉपिक समझ लिया था वर्षों की क्रय विधि में। अब आपको समझना है भारित औसत लाभ। उसी में दूसरा है, देखो मैन अपनी विधि थी वर्षों के क्रय। वर्षों के क्रय ये मैन विधि है। इसमें आप पहली विधि समझ चुके हैं, औसत लाभ, सरल औसत लाभ, ये अपना क्लियर हो चुका है। दूसरी विधि आपको इसमें समझनी थी भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ का मतलब क्या है कि जिन फर्मों का लाभ पिछले वर्षों की तुलना करें तो साल दर साल या तो लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है या फिर साल दर साल लगातार घटता हुआ आ रहा है, तब यह विधि अप्लाई होती है भारित औसत लाभ विधि। इसमें अपन प्रत्येक वर्ष को भारांकित कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जितने वर्ष के लाभ हैं उनको अपन श्रेणीवार अंक निर्धारित कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी। तो ये वहीं लागू होता है जब फर्मों के पिछले वर्षों के लाभ या तो लगातार बढ़ रहे हैं या लाभ लगातार घट रहे हैं, तो वहां यह विधि लागू होती है। इस विधि में औसत लाभ निकालने के लिए एग्जाम्पल के जरिए अपन समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 एग्जाम्पल उस विधि के आप समझ चुके हैं सरल औसत लाभ के, और बाकी इस विधि में। एक फर्म में एक्स व वाई साझेदार हैं। इनका गत वर्षों का लाभ इस प्रकार है। गत वर्षों का लाभ इस प्रकार है 2015-16 28,000। मशीन विक्रय से लाभ 3,000 रुपये शामिल। मशीन विक्रय से लाभ 3,000 रुपये शामिल। 2016-17 25,000 रुपये अंतिम स्कंद, अंतिम स्टॉक का
मूल्यांकन, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपये कम किया गया। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपये कम किया गया। दो 2017-18 सट्टे से आय, सट्टे से आय, सट्टे से आय, सट्टे से हानि, सट्टे से हानि 2,000 रुपये अपलिखित की गई। सट्टे से हानि 2,000 रुपये अपलिखित की गई। 2018-19 18-19 40,000 रुपये, औसत लाभों के दुगने पर ख्याति का मूल्यांकन करें। ख्याति का मूल्यांकन करें। प्रश्न आपके सामने है, अच्छे से प्रश्न को समझ लें। आपके सामने एक सवाल जरूर आएगा कि पिछला एग्जाम्पल जो दूसरा करवाया था और ये एग्जाम्पल सेम समायोजन है, सेम समायोजन है, सेम सारा का सारा प्रश्न एग्जाम्पल 2 की तरह ही है, जो आपने इसे जस्ट पिछली क्लास में समझा था। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि भारित औसत लाभ लागू होगा या सरल औसत लाभ लागू होगा? जरूरी नहीं है कि प्रश्न में यहां भारित औसत लाभों के दुगने के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करें, ये लिखा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपको स्वयं को समझना होगा। क्या समझना होगा कि यदि मैंने आपको तरीके बताए जस्ट अभी, यदि फर्म के लाभ लगातार बढ़ रहे हैं या लाभ लगातार घट रहे हैं तो ही भारित औसत लाभ विधि लागू होती है, वरना लागू नहीं होगी। अब आप ये कहोगे कि 28, 25, 38, 40, ये तो पहले 28 था, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो यहां तो घट भी गया, तो ये लागू कैसे हो रहा है? ये लाभ नहीं लिए जाते, समायोजन करने के बाद जो शुद्ध लाभ आएगा उनका क्रम आपको देखना है कि बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। यदि यही स्थिति लागू हो रही है तब आपका भारित औसत लाभ लागू होगा ही नहीं, सरल औसत विधि से आपको गणना करनी है, सीधी सी बात है। चलो आओ देखते हैं भी। इस विधि के लिए सबसे पहले आपको
सही लाभ निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में ईयर प्रॉफिट, ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद अपन इसको भार से अंकित करेंगे, वेट, उसके बाद में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ईयर आपके सामने है 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 प्रॉफिट। अब ये आपको थोड़ा ध्यान से एडजस्ट करना है। 28,000 रुपये आपको दिया हुआ है मशीन विक्रय से लाभ। मशीन विक्रय से लाभ 3,000 रुपये शामिल है। तो मशीन विक्रय से लाभ मैंने आपको अभी बताया था कि मशीन विक्रय स्थायी संपत्ति को आप बेच रहे हो, बेचने से लाभ हो रहा है, तो ये आपका सामान्य लाभ नहीं है, सामान्य लाभ नहीं है। ये कौन सा लाभ हो गया? असामान्य लाभ। असामान्य लाभ 3,000 रुपये इसमें शामिल है। आप माइनस कर दें तो माइनस करके आप लिखोगे 28,000 माइनस 3, तो कितना आएगा? 25,000। ऐसे ही 2016-17 में 25,000 दिया हुआ है। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 5,000 रुपये कम किया गया। अब आपने 11th क्लास में समझा था ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, अंतिम खातों का लेखा। तब आप समझ गए होंगे कि अंतिम स्कंद है, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है? जब लाभ की गणना करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग खाते में आता है। और ट्रेडिंग के किस पक्ष में आता है? सीआर पक्ष में आता है, क्रेडिट साइड में। और अपन लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखा तो गया है बाय क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन 5,000 रुपये कम लिखा गया। 5,000 रुपये कम लिखने का मतलब क्या हुआ? सीआर साइड जो है ट्रेडिंग की वो कम हो गई। और सीआर साइड कम होने का मतलब क्या हुआ? आपका लाभ कम हो गया, लाभ कम हो गया। तो सीधी सी बात है, ये जो लाभ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25,000। ये 25,000 लाभ कम है क्योंकि अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 5,000 रुपये कम लिखा। सही लाभ लाने के लिए 5,000 रुपये ऐड कर दें, इसलिए 25,000 प्लस 5, तो आपका लाभ हो गया 30,000। फिर आओ अगले वर्ष। एक बात दिमाग में और रखना, 16-17 क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो सीआर साइड में कम लिखा गया, लेखा अपन ने कर दिया। लेकिन इस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले वर्ष आकर के, अगले वर्ष का मतलब 16-17 के बाद कौन सा वर्ष आ रहा है? 17-18 आ रहा है। तो उसका प्रभाव 17-18 में भी रहेगा। अंतिम क्लोजिंग जो स्टॉक है वो अगले वर्ष में आकर के क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक बनने का मतलब है 5,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक कम है। अब 17-18 में 5,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक कम है। और ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं ना अपन, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस वर्ष में तो आता है सीआर में, कम लिखा गया, सीआर कम हो गया तो लाभ कम हो गया। और सही करने के लिए अपने वापस ऐड करके लिख दिया 25 प्लस 5 30। लेकिन वही क्लोजिंग स्टॉक 2017-18 में आकर क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट साइड में, और डीआर साइड है वो कम हो गई। तो डीआर साइड कम होने का मतलब क्या हुआ? लाभ बढ़ गया। अरे सीआर साइड कम होती है तब तो लाभ आपका कम होता है, और डीआर साइड कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ? लाभ बढ़ गया। तो जब लाभ बढ़ गया तो सही लाभ को लाने के लिए वो 5,000 रुपये माइनस कर दो, 38,000 है,
एक समायोजन तो ये हुआ 38,000 में से 5,000 माइनस होंगे, 38 में से 5 माइनस होंगे। फिर लाइन पढ़ो, सट्टे से हानि 2,000 रुपए अपलिखित की गई, सट्टे से हानि 2,000 अपलिखित की गई। एक मिनट, ये 2018-19 का जो लाभ है ये 45,000, सट्टे से हानि 2,000 रुपए अपलिखित की गई। अपलिखित करने का मतलब क्या हुआ, 38,000 में 2,000 रुपए उस हानि के चार्ज कर लिए थे। सट्टे से हानि है, सामान्य हानि है, तो ये 2,000 रुपए अपलिखित कर लिए गए। अपलिखित करने का मतलब ये 2,000 रुपए इनमें से ले लिए गए, आपको वापस ऐड करना है। तो 5 तो माइनस किए और 2 वापस ऐड कर दिए। 38 में से आप 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 33। 33 में 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे, 35। तो ये आपका लाभ निकल करके आ गया। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 35,000। क्लियर। 2018-19, 18-19 में आप लाभ देखोगे कितना, 45,000। हालांकि शुरू में मैंने आपको लिखवाया था 40,000, उससे भी हो जाएगा, चलो चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2018-19 में कोई समायोजन नहीं है। 18-19 का जो लाभ है वो सीधा का सीधा आ जाएगा 45,000। बात समझ में आ रही है। समायोजन आपको समझने होंगे। मशीन विक्रय से लाभ 3,000, स्थायी संपत्ति को बेचने से लाभ हो रहा है तो उस लाभ को इसमें शामिल किया हुआ वापस माइनस कर दो, 25,000 आ गया। 16-17 में अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 5,000 रुपए कम किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक यदि कम लिखा जाता है तो उसी वर्ष में उसको अपन वापस ऐड कर देते हैं, अगले वर्ष में माइनस कर देते हैं। अगले वर्ष में सबसे पहले समायोजन ये करेंगे अपन, तो ये यहां तो अंतिम क्लोजिंग स्टॉक था और अगले वर्ष में आकर के बन गया ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है वो हमेशा माइनस होता है। अगर कम लिखा गया है, कम लिखा गया तो हमेशा माइनस होगा। और यदि यहां पर अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 5,000 रुपए अधिक किया गया, अधिक शब्द लिखा हुआ होता तो यहां तो माइनस करते और यहां नीचे ओपनिंग स्टॉक में प्लस करते। उसके बाद 2017-18 में 38,000 लाभ दिया हुआ है, सट्टे से हानि 2,000 रुपए अपलिखित की गई है, तो वो 5,000 अपने माइनस कर दिया, सट्टे से हानि इसमें से माइनस कर दी गई है, तो ये 2,000 रुपए अपन वापस ऐड कर देंगे। सही शुद्ध लाभ आपका निकल करके आ गया 35,000। 2018-19 में 45,000 आपको दिया वही है। अब वेटेज, अब देखो आप, पहले लाभ 25, फिर 30, फिर 35 और फिर 45, तो लाभ आपका लगातार बढ़ता हुआ है। भारित औसत विधि लागू हो जाएगी। वेटेज वरीयता क्रम, जैसे जैसे आपका लाभ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप इनको श्रेणीवार अंकित करते जाएं। उसके बाद प्रॉफिट को वेट से गुणा कर लें। प्रोडक्ट का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। 25,000 को 1 से किया तो 25,000 2 से करो, 60,000 3 से करो, 1,05,000, 45 को 4 से कर लो, 1,80। आप इसका टोटल कर लें और फिर कर लो कैलकुलेट। 1,80,000, 2,65,000, 3,70,000। उसके बाद देखें ये अपन ने क्या निकाला है। भारित औसत लाभ से गणना ऐसी होती है, ईयर लिखो, समायोजित लाभ लिखो, वेट अंकित करें, गुणा करके निकाल लो, फिर आपका निकल जाएगा
भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। टोटल प्रोडक्ट बटा वेट, टोटल प्रोडक्ट बटा वेट। टोटल प्रोडक्ट है 370, भार का योग कर लें 10, 37,000 भारित औसत लाभ आ चुका है। ये क्या आया? भारित औसत लाभ। आपको निकालना क्या है? प्रश्न में दिया हुआ था औसत लाभों के दुगने पर ख्याति का मूल्यांकन है। अब वास्तविक औसत लाभ है, यहां साझेदार तो हैं एक्स और वाई, लेकिन कोई सूचना नहीं है इनका पारिश्रमिक कितना है। तो ये जो भारित औसत लाभ है यही वास्तविक औसत लाभ कहलाएगा। अब आप ख्याति की गणना कर सकते हो। गुडविल बराबर भारित औसत लाभ गुणा वर्षों के क्रय, और वर्षों के क्रय दिया हुआ आपको 2, तो टोटल आपका हो गया 74,000। ये आपका भारित औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना हो गई है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्षों के क्रय की पहली विधि है, वर्षों के ख्याति की गणना की पहली विधि है वर्षों के क्रय, और वर्षों के क्रय में भी 2 हैं, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ, जो मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। बाकी आप स्वयं प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज नोटबुक में आप, एक्सरसाइज बुक में आप देख करके एग्जाम्पल के जरिए, एग्जाम्पल में बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, और एक्सरसाइज में भी आपको अभ्यास वाले प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो वर्षों के क्रय में औसत लाभ विधि आप समझ चुके हैं। वर्षों के क्रय में पहली विधि थी औसत लाभ, औसत लाभ में 2 थे, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ। अब आपको दूसरी विधि कौन सी? अभी तो विधि पहली चल रही है वर्षों के क्रय, वर्षों के क्रय, वर्षों के क्रय विधि। वर्षों के क्रय विधि में पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया, औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। अब अपन दूसरा टॉपिक समझेंगे इसमें, और वो अपना है बी टॉपिक, अधिलाभ, अधिलाभ आधारित विधि, अधिलाभ आधारित विधि। अधिलाभ आधारित विधि सुपर प्रॉफिट, इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो देखो वर्षों के क्रय विधि में एक पॉइंट अपन ए पूरा कर चुके हैं औसत लाभ का, उसमें दोनों विधियां समझ चुके हैं। अब यहां आपको समझना है पहली विधि में ही अधिलाभ आधारित विधि, पहले आपको समझना होगा कि अधिलाभ क्या है, अधिलाभ क्या है। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट उस प्रॉफिट का नाम है, कुछ एक फर्में ऐसी होती हैं जो बाजार में अधिक लाभ अर्जित करती हैं, उनके पिछले वर्षों का जो लाभ का औसत आ रहा है, और उसी सेक्टर में या उससे रिलेटेड अन्य फर्मों का जो औसत लाभ है, अन्य फर्मों का जो लाभ है वर्तमान है, वो पहले से चली आ रही फर्म के लाभ से कम है। अरे एक तो फर्म वो होती है जो कई वर्षों से चली आ रही है, जैसे आज आप जिस एजुकेशन हब में आप क्लासें ले रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन,
तो आपने एक चीज जरूर ये नोट की होगी, इस टॉपिक से अपन जोड़ते हैं कि ये प्रिंस एज हब है, ये काफी वर्षों से संचालित है। ये आप और हम अच्छे से देख रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि इस फर्म में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई आ रही है हर सेक्टर में। और इसके बाद, या यूं कहें जिस समय इसकी स्थापना हुई है उसी समय कोई अन्य फर्मों की भी स्थापना हुई है। तो इससे जुड़ी भी बहुत सारी अन्य फर्में हैं, उनके अगर अपन लाभ की गणना करें या कंपैरिजन करें तो आप ये पाएंगे कि प्रिंस का जो एवरेज प्रॉफिट है गत वर्षों का, आज कोई इसके बराबर निवेश करने वाली कोई अन्य फर्म बाजार में आ गई है। जैसे 2020-21 सेशन में इसके सिमिलर कोई दूसरी फर्म बाजार में आ गई है, उसका साल भर 2020-21 का जो प्रॉफिट है प्रिंस के प्रॉफिट से कंपैरिजन करने पर यदि प्रिंस का प्रॉफिट है वो ज्यादा आता है, इसी का नाम है सुपर प्रॉफिट। उसी का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ही अधिलाभ कहलाता है। देखो, अधिलाभ का सीधा सा अर्थ यही है, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ, अभी आप पिछली वीडियो में ए विधि में आपने समझा था, इसको मैंने कहा कि वास्तविक बोल दो या इसको शुद्ध बोल दो। तो शुद्ध औसत लाभ तो आप ज्ञात करना सीख गए, और वो उन्हीं फर्मों का होता है जो पिछले कई वर्षों से फर्म चली आ रही है, क्योंकि मार्केट में उसकी अपनी एक प्रसिद्धि है, उसकी एक गुडविल है। तो उसका पिछले वर्षों का लाभ का औसत लेते हैं और एक नई फर्म आती है बराबर निवेश करने वाली, और उसका लाभ जो निकाला जाता है उसे बोलते हैं सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ आप माइनस करोगे तो आप जो अंतर पाओगे उस अंतर का नाम ही क्या है? अधिलाभ है। क्या बोलते हैं इसे? अधिलाभ। अब आप ये समझोगे कि वास्तविक औसत लाभ तो बताने की आपको जरूरत नहीं है, औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक। सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? सामान्य लाभ का मतलब है जिस फर्म के औसत लाभ अपन ले रहे हैं उससे मिलती जुलती, मतलब यूं कहें सेम फर्म है, उसने कितना धन निवेश किया है। विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्यायिकी दर। अब विनियोजित पूंजी का मतलब है कोई नई फर्म बाजार में आ रही है और वो जितना धन लगाती है, रेट ऑफ रिटर्न। प्रत्यायिकी दर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या निकल जाएगा? सामान्य लाभ। अब आपके सामने दुविधा यह है कि विनियोजित पूंजी कैसे निकालें। विनियोजित पूंजी का मतलब है लगाई गई पूंजी। कोई भी व्यापार की शुरुआत करता है तो वो धनराशि निवेश करता है पहले, उसका नाम है विनियोजित पूंजी। अब विनियोजित पूंजी का मतलब है शुद्ध संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। शुद्ध संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। तो नेट असेट्स में से आप आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस कर दो।
तो बाहर के जो जितने भी लोन है या आउटसाइड लायबिलिटीज है वो आपके नेट असेट्स में से माइनस करते ही बची हुई राशि आ जाएगी स्वामी ने जो लगाई गई धनराशि है। व्यापार में जो स्वामी धनराशि निवेश करता है उसी का नाम पूंजी है। विनियोजित का मतलब निवेश की गई या लगाई गई पूंजी। फिर आपको समझना है प्रत्याय की दर। प्रत्याय की दर क्या होती है? प्रत्याय की दर है ब्याज प्लस जोखिम तत्व। ब्याज प्लस जोखिम। आप सब जानते हैं आपके पास पैसा है तो आप बैंक में जमा दे देते हैं, आपको बैंक ब्याज देती है। जो भी है 4% है सेविंग अकाउंट में, अदर एफडी है या किसी अन्य को आपने दे रखा हो, तो यह आपको समझना अति आवश्यक है। प्रत्याय की दर ब्याज प्लस जोखिम तत्व। तो ब्याज प्लस जोखिम तत्व, ब्याज तो आपको बैंक से मिल सकता है, बिजनेस करने की कहां जरूरत है। जोखिम तत्व बिजनेस नाम है जोखिम का, बिना रिस्क के व्यापार नहीं हो सकता। आप रिस्क जो जितना व्यापार में जोखिम उठाता है वो उतना ही ऊपर जाता है। तो यहां प्रत्याय की दर है, ब्याज में जोखिम तत्व आप जोड़ दें, ये दोनों तत्व शामिल कर दो, उसका नाम है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। अरे कोई भी निवेश करता है उसको अच्छे से पता है कि ब्याज मुझे बैंक से मिल जाएगा या कहीं अन्यत्र ब्याज की आय तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं एक व्यापार करूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा, तो जोखिम तत्व और ब्याज दोनों मिलाकर के जो दर कैलकुलेट होती है उसका नाम है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न वो प्रत्याय की दर होती है। विनियोजित पूंजी शुद्ध संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व है तो वो आ जाएगी विनियोजित पूंजी। प्रत्याय की दर से आप गुणा कर दें, ये दर आपको दी हुई मिलेगी, दर आपको दी हुई मिलेगी, तो इससे निकल जाएगा अधिलाभ।